हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे जो फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशन। और ये जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट एग्जाम्स, हर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही सिंपल स्कोरिंग सब मतलब चैप्टर है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। तो जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो क्वेश्चन ये रह जाता है कि दुनिया के हर मिक्सचर को क्या सॉल्यूशन कह सकते हैं? हर मिक्सचर को हम सॉल्यूशन नहीं कह सकते। अगर मिक्सचर होमोजीनियस होगा तो ही हम सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर है? देखो, मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ मिक्सचर के बारे में ही। जैसे मान लीजिए वाटर है और वाटर के अंदर आपने शुगर ऐड कर दिया, तो ये मिक्सचर है। अगर ये मिक्सचर होमोजीनियस है तो उसको सॉल्यूशन कहेंगे। अगर ये मिक्सचर हेट्रोजीनियस है तो इसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। और एक लेमैन की लैंग्वेज में हम टेस्ट से भी कह सकते हैं, टेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ टेस्ट भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है या नहीं। जैसे हम इस कंटेनर में शुगर ऐड करेंगे, अगर आप टेस्ट करोगे किसी भी कॉर्नर से, तो आपका इसको टेस्ट क्या मिलेगा? थ्रू आउट सेम मिलेगा। अगर टेस्ट डिफरेंट मिलेगा तो इट इज़ नॉट ए सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल स्टेशन से आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ। ये मान लीजिए कि वाटर कैरिंग कंटेनर है और इसके अंदर आपने फॉर एग्जाम्पल सोइल ऐड कर दिया। तो जब इसके अंदर आप सोइल ऐड करोगे तो सोइल नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो सोइल की जो कंसंट्रेशन, वाटर और सोइल जो ये मिक्सचर जो बनेगा, ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। हेट्रोजीनियस क्यों बनेगा? क्योंकि अगर आप इसको बॉटम से टेस्ट करोगे तो मिट्टी का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा, ऊपर से टेस्ट करोगे तो वाटर का कंसंट्रेशन सेम मिलेगा। अगर मिक्सचर मतलब टेस्ट अगर थ्रू आउट सोल्यूशन सेम मिले तो उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर टेस्ट थ्रू आउट सोल्यूशन सेम नहीं है तो हम इसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। तो ये दो इलस्ट्रेशन से आप समझ गए होंगे, शुगर अगर वाटर में ऐड करें तो वो यूनिफॉर्मिटी होती है इसकी, तो ये होमोजीनियस है। अगर ये यूनिफॉर्म ना हो तो ये हेट्रोजीनियस है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को कभी भी सॉल्यूशन नहीं बोला जाएगा। तो क्लियर है? तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन हो सकता है, टर्नरी सॉल्यूशन हो सकता है, क्वाटनरी सॉल्यूशन हो सकता है। बाइनरी सॉल्यूशन का मीनिंग है कि सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट है। टर्नरी सॉल्यूशन का मीनिंग है कि सॉल्यूशन में थ्री कंपोनेंट है। और क्वाटनरी सॉल्यूशन का मीनिंग है सॉल्यूशन में फोर कंपोनेंट है। ऐसे आप आगे भी मूव कर सकते हो, पेंडनरी, हेक्सनरी। लेकिन हमारा मेन कंसर्न जो रहेगा वो बाइनरी सॉल्यूशन पे ही रहेगा, जिसमें सॉल्यूशन में केवल और केवल दो ही कंपोनेंट होते हैं। और वो दो कंपोनेंट जो होते हैं, एक तो उसके अंदर सोल्यूट होता है और एक उसके अंदर सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या है? देखो, केमिस्ट पीपल्स इसको डिफरेंट वे से एक्सप्रेस करते हैं कि सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सोल्यूट एक ऐसी एंटिटी है जो ट्रेस अमाउंट में होती है, और सॉल्वेंट एक ऐसी एंटिटी है जो मेजर अमाउंट में होती है। इवन सोल्यूट एक ऐसी एंटिटी होती है कि वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से, इलस्ट्रेशन से समझाऊं। अगर वाटर के अंदर अगर आप सॉल्ट को ऐड कर दो, सॉल्ट आपने सॉलिड फॉर्म में लिया, या शुगर ऐड कर दो, शुगर का क्रिस्टल आपने सॉलिड फॉर्म में लिया, तो क्या देखोगे? जब मैं उसको डिजोल्व करूंगा तो शुगर का क्रिस्टल गायब हो जाएगा जो उसका सॉलिड फॉर्म है। तो वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर गया और वो क्या बन गया? लिक्विड स्टेट में आ गया, सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो गया। तो ऐसी कोई भी एंटिटी जो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दे उसे सोल्यूट कहा जाएगा, जो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करे उसको सोलवेंट कहा जाएगा। और बहुत ही सिंपल वर्ड में आप अंडरस्टैंड करना चाहो तो सोल्यूट एक ऐसी एंटिटी है जो ट्रेस अमाउंट में है, और सोलवेंट एक ऐसी एंटिटी है जो मेजर अमाउंट में है। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोनेंट आप समझ गए होगे, कोई इसको याद करने और मगब की जरूरत नहीं है। सिंपल सिर्फ आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। नोबडी आस्क्ड यू टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोनेंट। क्लियर है? लेकिन हमारा मेन फोकस हमेशा बाइनरी सॉल्यूशन पे ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए, एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, मे बी जेई मेंस में पूछ सकता है, आईआईटी एडवांस तो नहीं पूछेगा, लेकिन नीट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये लिटिल बिट आपको इनको मगअप करने की जरूरत है, मैं बिल्कुल लेमैन के लैंग्वेज में इसको अंडरस्टैंड करा दूंगा। टाइप डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट और सोल्वेंट के, कि कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। वैसे तो इस चैप्टर में हमारा मेन कंसर्न लिक्विड पे रहेगा, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन केवल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करे। सॉल्यूशन गैसीय स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और इवन सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट, सॉलिड, गैसेज और लिक्विड तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। तो छोटे से एग्जांपल में आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ। जैसे पहला एग्जांपल है गैस, गैस इन गैस। जैसे आपका सॉल्वेंट क्या है? गैस है। यहाँ भी सॉल्वेंट क्या है? गैस है।
यहाँ भी सॉल्वेंट क्या है, गैस है। आपने गैस इन गैस, तो यू नो वेरी वेल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो एयर जो है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज है, पर रिमेंबर रहिए कंसंट्रेशन, ये जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस होना चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए थ्रू आउट, तभी इसको गैस इन गैस बोला जाएगा। अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट है तो इसको होमोजीनियस नहीं बोला जाएगा। इट्स मीन्स अगर आप एयर को पिक करें कहीं से भी, अगर उसमें 78% या 7 जितना भी नाइट्रोजन है और 20% अगर ऑक्सीजन है, तो यही कंसंट्रेशन थ्रू आउट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये कंसंट्रेशन सेम नहीं है थ्रू आउट तो हम इसको गैस इन गैस सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। क्लियर है? तो गैस इन में गैस के अंदर गैस को मिक्स कर दिया। नेक्स्ट है लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, ह्यूमिड एयर है। ह्यूमिड एयर में क्या होता है, जो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो वेपोराइज हो जाती हैं और अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देती है, लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में चली जाती है, गैसेस स्टेट में चली जाती है। अब वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस करने के बाद लिक्विड से गैसेस स्टेट में चली गई, तो लिक्विड अब गैस है, क्योंकि गैस ने तो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं की, लिक्विड ने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी, तो उसको कहेंगे लिक्विड इन गैस ह्यूमिडिटी। और आजकल ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और आप महसूस भी कर सकते हो कितनी हाई ह्यूमिडिटी है। तो ह्यूमिड एयर का मतलब या ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर, और वाटर ड्रॉपलेट्स से अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का क्या मीनिंग है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ को बर्न किया, बर्न करने के बाद उसमें से कुछ स्मोक्स, डस्ट, डस्ट जो सॉलिड स्टेट में है वो भी अपनी आइडेंटिटी लॉस करके गैसेस स्टेट में चले जाए और कंसंट्रेशन थ्रू आउट क्या मिले, सेम मिले। अगर कंसंट्रेशन सेम मिले, मान लीजिए फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप के डस्ट पार्टिकल्स हैं, यहाँ से मैंने पिक किया, यहाँ से मैंने पिक किया उस स्मोक को, उसमें सब पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन सेम मिले तो भी उसको सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो ये एग्जांपल सॉलिड इन गैस का हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है, गैस में गैस मिला सकते हैं, एयर है, गैस में लिक्विड मिला दी तो ह्यूमिडिटी, और स्मोक में क्या है, सॉलिड इन गैस में स्मोक उसका एग्जांपल है। जैसे कोई बच्चा सिगरेट पीता है, वैसे ऐसे इलस्ट्रेशन देनी नहीं चाहिए, अगर सिगरेट कोई पी रहा है बच्चा तो सेहत के लिए तो हानिकारक है, लेकिन आप उसका एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जब सिगरेट पीते हैं तो उससे काफ़ी अनबर्न शूट पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, वो एयर में भी, मतलब उस समय मतलब उस समय मैं फोकस करूँ उस एयर को, उस स्मोक को फोकस करूँ तो उसमें सॉलिड पार्टिकल है, अगर उसकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट तो उसको क्या बोलेंगे, सॉरी सॉलिड इन गैस बोलेंगे। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में गैस के बारे में, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में क्या है, जो सॉल्वेंट है वो आपका लिक्विड स्टेट में है। लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में तो देखो, गोल लिक्विड, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। आपने गैस को लिक्विड में मिक्स कर दिया, आपने लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर दिया और सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर दिया। जब आप गैस को लिक्विड में मिक्स करते हो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जितनी भी एरेटेड ड्रिंक्स होती है या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है जिसमें CO2 वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है, अगर आप उसको टेस्ट करो तो सारी जगह से टेस्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। और उसमें CO2 डिजोल्व कर देते हैं वाटर के अंदर, वही क्या है, गैस इन लिक्विड है। और लिक्विड इन लिक्विड तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल, मिल्क में वाटर ऐड करो या वाटर में मिल्क ऐड करो तो लिक्विड इन लिक्विड हो गया। सॉलिड इन लिक्विड क्या है, ये तो हम बचपन से आप जानते हो, ब्राइन सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड है, वाटर में उसको मिक्स कर दिया, सॉलिड ने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी और वो लिक्विड स्टेट में आ गया। ठीक है, तो उसने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी और उसका टेस्ट क्या मिलेगा आपको, थ्रू आउट सेम मिलेगा, तो इसको सॉलिड इन लिक्विड कहा जाएगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट? नाउ डिस्कस करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मीनिंग ये है कि सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो आप नोटिस कर रहे हो सॉलिड सॉलिड सॉलिड। तो सॉलिड, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसका फर्स्ट मैं एग्जांपल दूँ, गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का मीनिंग ये है, आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि जो पैलेडियम है, पैलेडियम के सरफेस पे या प्लेटिनियम के सरफेस पे गैस एडजॉर्ब हो जाती है, हाइड्रोजन गैस स्पेशली एडजॉर्ब हो जाती है। जब हाइड्रोजन गैस प्लेटिनियम या पैलेडियम के सरफेस पे एडजॉर्ब होगी तो हाइड्रोजन गैस अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देगी और वो गैसेस स्टेट में नहीं रहेगी, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए थ्रू आउट। सेम कंसंट्रेशन का मतलब है कि जैसे ये पैलेडियम है, इसके सरफेस पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब होगी, तो अगर यहाँ 5 मोलिक्यूल एडजॉर्ब किया तो यहाँ भी 5 होने चाहिए, यहाँ भी 5 होने चाहिए, कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ तो 100 हो गया और यहाँ एक भी नहीं हुआ, तो उसको हम गैस इन सॉलिड नहीं बोलेंगे। और बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, 11th क्लास में आपने एल्कीन पर हाइड्रोजनेशन पढ़ा होगा, उस समय आपने हाइड्रोजनेशन किया होगा, तो पैलेडियम के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस आके एडजॉर्ब कर गई। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में मैं एक्सप्लेन करूंगा लिक्विड इन सॉलिड। देखिए सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड यहाँ सॉल्वेंट है और लिक्विड उसके अंदर सोल्यूट है।
इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है एमलगमेशन। एमलगम बोलते हैं और इस प्रोसेस को एमलगमेशन बोलते हैं। यू नो वेरी वेल्स कि मरकरी के अंदर सारे मेटल डिजोल्व हो जाते हैं एक्सेप्ट एक मेटल को छोड़ के जिसको आयरन कहा जाता है। आयरन मरकरी में डिजोल्व नहीं होता। क्या होता है कि मरकरी मरकरी जो मेटल के अंदर डिपॉजिट हो जाती है और वो एक एमलगमेशन फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें मरकरी अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देती है और वो कौन सा बनता है, लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, तो दुनिया के हर मेटल एमलगम बनाता है मरकरी के साथ, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है एक्सेप्ट वन मेटल को छोड़ के जिसका नाम है आयरन। आयरन एमलगम फॉर्मेशन नहीं करता, मतलब उस सॉलिड के अंदर वो लिक्विड जाके डिपॉजिट नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉलिड इन सॉलिड की बात करेंगे। तो सॉलिड इन सॉलिड डिफरेंट टाइप्स के अलॉयज होते हैं जो सॉलिड इन सॉलिड है। यू नो वेरी वेल्स कि कॉपर के अंदर गोल्ड स्मिथ जो है, सॉरी कॉपर के अंदर नहीं, गोल्ड के अंदर गोल्ड के अंदर जो गोल्ड स्मिथ है वो कॉपर का एडिशन करता है क्योंकि गोल्ड काफ़ी वीक एंड सॉफ्ट होता है, हम कॉपर उसमें ऐड करके उसको हार्ड बनाते हैं। ठीक है, तो एलोय में तो गोल्ड और कॉपर का भी एक एलोय बनाया जा सकता है। ठीक है, उसी तरीके से, लेकिन ये मिक्सिंग इस तरीके से होनी चाहिए, अगर आपने 100 ग्रेनुल्स गोल्ड के लिए 5 ग्रेनुल अगर आपने कॉपर के लिए, तो थ्रू आउट यही कंसनट्रेशन होनी चाहिए 100:5 या जो भी कंसनट्रेशन आप मेड करें सेम होनी चाहिए। अगर कंसनट्रेशन डिफरेंट होगी तो सोल्यूशन वो कहलाएगा नहीं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सोल्यूशन है क्या? सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, लेमैन की लैंग्वेज में टेस्ट है। अगर आपने कुछ मिक्सचर लिया और अगर वो सोल्यूशन तभी कहलाएगा अगर हर कोने से टेस्ट सेम मिलेगा। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। बाइनरी सोल्यूशन भी है बेटे, टर्नरी सोल्यूशन भी है, क्वाटनरी सोल्यूशन भी है। बाइनरी सोल्यूशन वो होता है जिसमें 2 कंपोनेंट है और टर्नरी सोल्यूशन वो होता है जिसमें 3 कंपोनेंट है और क्वाटनरी सोल्यूशन वो होता है जिसमें 4 कंपोनेंट है। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया टाइप ऑफ सॉल्यूशन। मेनली हमारा कंसर्न लिक्विड सॉल्यूशन पे रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल गैसेस सॉल्यूशन के दे रखे हैं, लिक्विड के दे रखे हैं, सॉलिड के दे रखे हैं। तो लिक्विड में लिक्विड के अंदर सॉलिड और लिक्विड के अंदर गैस, तो सिंपल से एग्जांपल है, लिक्विड में लिक्विड वाटर मिल्क है, लिक्विड में गैस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है और लिक्विड के अंदर सॉलिड जो है ब्राइन सॉल्यूशन है। कुछ ये एग्जाम्पल हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट आपको लगेंगे, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ इनको अंडरस्टैंड करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ये मोस्ट थोड़ा सा पार्ट था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए केमिस्ट पीपल डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, तो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा मास परसेंटेज क्या है, फिर वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, मोलरिटी क्या है, मोललिटी क्या है, नॉर्मलिटी क्या है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मास परसेंटेज। देखिए परसेंटेज है क्या? परसेंटेज का पहले सिंपल मीनिंग समझिए, इन चीज़ों को मगअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मास परसेंटेज आ गया, वॉल्यूम परसेंटेज आ गया। परसेंटेज का सिंपल मीनिंग होता है जो भी आपका स्केल है आप उसको 100 बना दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इलस्ट्रेशन दूँ, जैसे मान लीजिए आपके फादर के 5 फ्लैट्स हैं और 5 फ्लैट्स में से आपको 2 फ्लैट मिलते हैं, तो 100 फ्लैट होते तो आपको कितना मिलता? 100, मतलब इस क्वांटिटी को आपको 100 बनाना है, तो इसको 100 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20। वट एवर ऑपरेशन यू डिड ऑन द 5 फ्लैट सेम ऑपरेशन आपको 2 पे भी करना पड़ेगा। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20। तो इट मीन्स अगर आपके पास 100 फ्लैट होते तो 100 फ्लैट में से आपको 40 मिलते। तो 100 का यानी कि आप स्केल को 100 कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए मास परसेंटेज की बात करें, सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन आएगा जनरली बाइनरी सॉल्यूशन पे आएगा 99.9%। आप आज तक जितने भी क्वेश्चन जेईई मेंस या एडवांस या पीएमटी किसी में भी आए हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन मेनली बाइनरी सॉल्यूशन से। तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 ही चीज़ होगी, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। जैसे मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, मैंने 10 ग्राम तो उसके अंदर शुगर ऐड कर दिया और उसके अंदर 90 ग्राम वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, तो कोई आपसे ये पूछे कि बताइए कि शुगर का परसेंटेज कितना है, तो शुगर का परसेंटेज हो गएगा पहले तो टोटल में से शुगर है कितना, टोटल अमाउंट कितनी बन गई? 90 और 10 100 बन गई। 100 में शुगर कितना है? 10 है, तो परसेंटेज कितना हो गया शुगर का? 10% हो गया। तो मैं और एक एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए 80 ग्राम वाटर होता और 20 ग्राम इसमें शुगर होता, 20 ग्राम शुगर होता, तो 20 ग्राम शुगर है 80 ग्राम वाटर में, और टोटल मास सॉल्यूशन का कितना हो गया? 100। 100 में से फिर क्या है? 20 है, तो परसेंटेज ऑफ शुगर कितना हो गया? 20% हो गया, और वाटर कितना हो गया? 80% हो गया। तो जब भी मास परसेंट सोल्यूट का निकालना हो
तो सोल्यूट का मास ऊपर लिखते, जिसका भी परसेंटेज निकालना हो उसका मास हमेशा ऊपर लिखा जाएगा मास परसेंटेज में, और अपोन में क्या आएगा, टोटल मास। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपका एक 100 मार्क का टेस्ट हुआ और 100 मार्क्स में से आपके 30 मार्क आए, तो मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन किए, 30, और टोटल मार्क्स कितने थे, 100, तो कितना परसेंटेज हुआ, 30/100 इंटू 100 से 100 कट गया तो 30% आया। तो जब भी किसी भी चीज़ का मास परसेंटेज निकालना हो तो उसकी वो क्वांटिटी ऊपर लिखी जाएगी और टोटल हमेशा नीचे लिखा जाएगा, ये मास परसेंटेज है। क्लियर है। ऐसे वॉल्यूम परसेंटेज में क्या आएगा, जैसे मैंने कहा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बताइए, तो सोल्यूट का मास ऊपर आएगा और नीचे टोटल वॉल्यूम आएगा। अगर सॉल्यूशन के अंदर 3 कंपोनेंट है तो 3 ऐड हो जाते हैं, ए बी सी, 2 कंपोनेंट है तो ए और बी ऐड हो जाएगा। क्लियर है, इनटू 100 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट आ जाएगा। ये सिंपल सी टर्म्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन में पहला ही ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्रा। अब सबसे पहले आपसे पूछा क्वेश्चन में है परसेंटेज ऑफ बेंजीन बताइए, तो बेंजीन को ऊपर लिखा, तो बेंजीन का मास कितना है डियर स्टूडेंट, 22 ग्राम है। टोटल मास कितना है, 22 प्लस 122 इंटू 100, तो ये परसेंटेज ऑफ बेंजीन आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है, तो परसेंटेज ऑफ बेंजीन आएगा 15.28%। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आंसर आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25%, 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो देखो एक सॉल्यूशन को ऑब्टेन कैसे किया, मिक्सिंग किसकी की, 300 ग्राम का आपने 25% लिया। जैसे मान लीजिए एक कंपोनेंट ए है, ए कितना आपके पास, ए आपके पास है 300 का 25%। 25% का मतलब है आपने 100 में से 25 लिया, 100 में से 25 लिया तो 300 में से कितना लोगे, तो सिंपल सा मीनिंग है 300 में से हम 75 ही लेंगे। तो ये 100 में से 25 है, तो ये कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 कितना आया, ए की अमाउंट कितनी लिया आपने 75 ग्राम। बी की अमाउंट कितनी ली है स्टूडेंट, बी जो आपने लिया है 40%, 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन, मतलब 400 ग्राम लिया का 40% लिया, तो 40% 400 ग्राम का कैसे निकालेंगे, 40/100 इंटू 400, तो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो फिर कट गई और ये कितना बनेगा 160 ग्राम। तो ए जो है वो 75 ग्राम है, बी जो है वो 160 ग्राम है। तो सोल्यूट क्या होगा, सोल्यूट अंडरस्टूड है, ए होगा क्योंकि वो ट्रेस अमाउंट में है और बी जो है मेजर अमाउंट में है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बताइए, तो मास परसेंट ऑफ सोल्यूट बताएंगे तो सोल्यूट का मास कितना है 75 और टोटल मास कितना है 75 प्लस 160 और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, और ये कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपका सिंपल मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। अगर मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट आएगा, मास परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है, जो ये भी देखो क्योंकि सॉल्यूशन में जो आपने सॉल्यूशन बनाया उसमें 2 ही कंपोनेंट है, अगर ये 15% है तो अंडरस्टूड कितना होगा 85%, ये 20 आया तो 80 होगा, ये 17 आया तो ये डेफिनेटली 83% आएगा। जो भी सोल्यूट का परसेंटेज आए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 100 में से जो भी एंटिटी आए उसको माइनस कर देंगे, वो मास परसेंटेज ऑफ वाटर आ जाएगा। ये सिंपल सी इलस्ट्रेशन है, इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं एनसीईआरटी का। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रीन इन एसीटोनाइट्राइल when 6.5 ग्राम ऑफ एस्प्रीन इज डिजोल्व इन 450 ग्राम ऑफ CS3CN, जिसको एसीटोनाइट्राइल कहा गया है। तो मास परसेंटेज किसका निकालना है, एस्प्रीन का निकालना है, तो एस्प्रीन को मैंने ए से डिनोट कर दिया। एस्प्रीन की कितनी अमाउंट है मास परसेंटेज में 6.5 ग्राम, इसमें डिजोल्व किया 450 ग्राम, तो टोटल मास कितना आ गया बेटे 6.5 प्लस 450 इंटू 100, तो ये आपका मास परसेंटेज है। क्लियरिटी है स्टूडेंट, ये परसेंटेज ऑफ एस्प्रीन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नहीं है, लिटिल बिट मोल फ्रैक्शन के बारे में बताया गया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखिए फ्रैक्शन का मीनिंग होता क्या है, मैं बिल्कुल एक लेमैन की लैंग्वेज में आपको अंडरस्टैंड करा दूं। फ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग होता है आउट ऑफ वन, आउट ऑफ वन।
मतलब एक में से आपको कितना मिला। तो आउट ऑफ वन का मीनिंग ये है, जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है, ये में आपके फादर के 6 फ्लैट हैं और 6 में से आपको 2 फ्लैट मिले। तो अगर आपके फादर के पास 1 फ्लैट होता तो आपको कितना फ्लैट मिलता, तो 1 में से आपको मिलता 2/6, इट्स मीन्स 1/3। तो फ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग ये होता है आउट ऑफ वन हाउ मच यू गॉट, हाउ विल यू गॉट, कितना आप गेट करोगे, तो इसका सिंपल मीनिंग ये होता है। और मोल फ्रैक्शन, अब सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, एक तो सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है। एक ए है और एक क्या है डियर स्टूडेंट, बी है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताइए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब है कि आप अगर टोटल क्वांटिटी सॉल्यूशन की 1 होती तो उसमें सॉल्यूट कितना होता। जैसे टोटल क्वांटिटी सॉल्यूशन की कितनी है, टोटल मोल कितने हैं सॉल्यूशन के, Na प्लस एन बी। Na प्लस एन बी में मोल ऑफ सॉल्यूट के कितने हैं, Na है। Na प्लस एन बी में सॉल्यूट के कितने मोल हैं, Na है। अगर ये टोटल 1 मोल होता तो मुझे इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको Na प्लस एन बी से डिवाइड करना पड़ेगा। वट एवर ऑपरेशन आई डिड ऑन द लेफ्ट साइड, सेम ऑपरेशन मैं किधर करूँगा, राइट साइड में। तो Na अपॉन प्लस बी, ये मोल फ्रैक्शन किसकी आ जाएगी, ए की आ जाएगी। तो ये मोल फ्रैक्शन ए की आ जाएगी। इसी तरीके से बी की मोल फ्रैक्शन कितनी होगी, बी की जो मोल फ्रैक्शन होगी वो मोल ऑफ बी ऊपर आ जाएंगे, Na प्लस एन बी आ जाएगा। अगर मान लो सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट होते और मोल फ्रैक्शन ए की पूछी जाती तो Na के मोल फ्रैक्शन ऊपर आ जाते और नीचे किसके मोल फ्रैक्शन आ जाते, टोटल मोल्स आ जाते Na प्लस एन बी प्लस एन सी। 4 कंपोनेंट होते तो Na प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी आ जाती। तो ये मोल फ्रैक्शन है। और याद रखना सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो बिल्कुल मतलब इसको कई स्टूडेंट्स इसको भी मगअप करते हैं, मैं आपको सिंपल सा बता दूँ, इसको मगअप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए आपके फादर के 6 फ्लैट ही हैं और 6 आप 2 ब्रदर हैं ए और बी। मान लो ए को 6 में से कितने फ्लैट मिले, 2 मिले। तो एक फ्लैट होता तो कितना मिलता है ए को, 2/4। ठीक है, इसका मतलब बी को कितने फ्लैट मिले हैं, बी को फ्लैट मिले हैं 6 में से कितने फ्लैट मिले, 4। अगर एक फ्लैट होता तो उसको कितने मिलते, उसको मिलते 4/6। 4/6 ये एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 ही होगा। 2/6 और 4/6 को ऐड करोगे, सॉरी यहाँ 6 आना था, मैं मिस्टेक कर गया। 2/6 और 4/6 को ऐड करोगे तो डेफिनेटली क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि एलसीएम 6 आएगा। तो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड किस में से हुआ, आउट ऑफ 1। भाई मान लीजिए एक आपके पास टॉफी है, एक टॉफी में से आपने किसी को हाफ दे दी, दूसरे को भी हाफ दे दी, तो सम हमेशा क्या बनेगा, 1/2। उस टॉफी में से 1/4 उसको दे दिया तो 3/4 उसको दे दिया। 1/4 और 3/4 का सम भी क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं कुछ सिंपल से क्वेश्चन करा देता हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन। देखिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। 1 का मीनिंग है क्या, मान लीजिए एक ही फ्लैट और एक का एक फ्लैट आपको ही दे दे, तो एक में से एक मिला तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। मतलब टोटल एंटिटी एक आपको मिल गया और टोटल एंटिटी कितनी थी, 1। 1 में से 1 मिला तो 1 ही आएगा। और मोल फ्रैक्शन का आपको फार्मूला ही पता है, अगर आप फार्मूला बेसिस करें तो Na अपॉन Na प्लस एन बी होगा डियर स्टूडेंट। तो मैक्स ये मोल फ्रैक्शन किसकी है, ए। अगर बी के मोल 0 हो जाए, यही हो सकता है, बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। अगर मुझे एक्स ए को मैक्सिमम करना है तो बी को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम। और बी मिनिमम का मीनिंग इट्स अप्रोच टू 0। जब मैं इसको 0 पुट करूंगा, एन ए से एन ए कट जाएगा तो 1 ही इसकी मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन आएगी। क्लियर है। अब मैं मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड सिंपल सा एक क्वेश्चन करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। तो मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल की निकालनी है। तो जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल की निकाली है, ई से डिनोट कर रहा हूँ, तो उसके मोल किधर रखेंगे, ऊपर। और नीचे किसके मोल लिखेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस C2 सॉरी C2H6O2 के मोल हम क्या रखेंगे बेटे, नीचे रखेंगे। क्लियर है नहीं, C2H6O2 के। अब मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का कैसे निकालेंगे, अब देखो इसमें 20% इथाइलिन, ये सॉरी 20 कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2।
O2 बाय मास। अच्छा, इसमें ये सोल क्वेश्चन जो है वो अधूरा है, क्योंकि उसने एक के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है और दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो मैं इसको नहीं कराऊंगा क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% का दूसरे का मुझे मोलिकुलर, इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। जैसे इसमें स्पेसिफाई कर रखा है बेंजीन है और दूसरा कंपाउंड क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो हमें किसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, बेंजीन की निकालनी है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर किसके मोल लिखेंगे, बेंजीन के, और नीचे किसके मोल लिखेंगे, बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड के। अब इन्हें सोल्व 30%, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास। तो बेंजीन कितना है, 30%, तो दूसरा क्या होगा 70%। इट्स मीन्स बेंजीन का जो मास है वो, तो पहले मैं मोल बेंजीन के निकाले, तो इट्स मीन्स बेंजीन का जो मास है कितना 30 ग्राम है। और मोल निकालने का फार्मूला गिवन मास बाय मोलर मास होता है। आपको नहीं पता तो बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला होता है C6H6, 612, 72, 72 और 6 78। तो ये बेंजीन के क्या आ गए, मोल आ गए। सिमिलरली मैं मोल किसके निकालूंगा डियर स्टूडेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड के निकालूंगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल कितने आएंगे, अब बेंजीन का मास 30 ग्राम है तो डेफिनेटली उसका मास कितना होगा 70, क्योंकि दो ही कंपोनेंट, एक 30 ग्राम है तो दूसरा 70 ग्राम होगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कैसे निकालेंगे, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट CCl4 होता है। तो कार्बन का मास तो हो गया 12 और क्लोरीन का मास होता है 35.5, और ये कितने मोलिक्यूल है, 4, तो 4 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 30.5 को। तो 30.5 को मास मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दुगना करेंगे तो 71, और 71 का भी डबल करेंगे तो 142, और 142 में 2 ऐड किया तो 144, और 144 में 10 ऐड किया तो 154। ठीक है, 154 हो जाएगा। तो ये मोल आ जाएंगे इसके। आपने जस्ट इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में खाली मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछी, अगर आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड पूछी तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ देंगे। क्लियर है डियर स्टूडेंट, आज यहीं तक करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ठीक है।